नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। इंग्लिश बुक डोंट स्लीप, मतलब सोना मत पाटे का अध्याय पहला, बुधवार 2:42। सड़क की बत्तियां रोशनी की लपटों से ऐसे टिमटिमा रही हैं मानो कोई राज साझा कर रही हो। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं खुद को एक टैक्सी की पिछली सीट पर पाती हूँ। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं यहाँ कैसे पहुंची या कहाँ जा रही हूँ। मानो सम्मोहित होकर मैं खिड़की से बाहर शहर की भागती हुई रोशनियों को टकटकी लगाकर देखती हूँ, जो अंधेरे की चादर पर धारियां छोड़ रही हैं। गाड़ी में बज रहे रेडियो की धीमी विचारमग्न आवाज मुझे लोरी जैसी लग रही है। बस थोड़ा ही रास्ता और बचा है। ड्राइवर ने लाल बत्ती पर अचानक ब्रेक लगाते हुए बुदबुदाया। हम दोनों की नजरें रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाले आईने में टकराती हैं और फिर ट्रैफिक सिग्नल का रंग बदल जाता है और शहर नियॉन रोशनी के चक्रव्यूह में फिर से दौड़ने लगता है। यह गाना उन सभी के लिए है जो सो नहीं पा रहे हैं लेकिन नींद की तलाश में हैं। मानो कोई अभागा प्रेमी हो। डीजे का यह काव्यात्मक वाक्य एक अकॉस्टिक गिटार की धुनों के पीछे खो जाता है। हम ब्रुकलिन ब्रिज पार कर रहे हैं और पॉल साइमन का गाना सुन रहे हैं, जो चांद की सूनी आंखों के बारे में गा रहा है। मैं ऊपर देखती हूं, शहर की कटी फटी इमारतों की रूपरेखा के पार। आज रात काले आसमान में कोई चांद नहीं है। जब हम सोई हुई सड़कों के भूल भुलैया से गुजरते हैं तो दूर कहीं एक सायरन की अशुभ आवाज गूंजती है। हम पहुंच गए। ड्राइवर की आवाज ने मेरे उलझे हुए विचारों के जाल को तोड़ दिया। मैं अपनी मुट्ठी में भींचे हुए एक मुड़े तुड़े $50 के नोट से भुगतान करती हूँ और एक तरफा वन वे सड़क को पार करके उस अपार्टमेंट की तरफ बढ़ती हूँ जिसे मैं एमी के साथ साझा करती हूँ। अपार्टमेंट लाल भूरे रंग के बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से बनी एक पुरानी इमारत की दूसरी मंजिल पर है, जिसे खुली छत वाले एक आधुनिक अपार्टमेंट ब्लॉक में बदल दिया गया है। गली के दरवाजे के पास पहुंचकर मुझे एहसास होता है कि मेरे पास न तो चाबियां हैं और न ही बटुआ। मैं थकी हुई हालत में प्रवेश द्वार के पास की खुरदरी ईंट की दीवार पर टेक लगा लेती हूँ और एमी को जगाने के लिए अनिच्छा से इंटरकॉम का बटन दबाती हूँ। चलो भी एमी, कृपया घर पर ही होना। पेड़ों से पत्तियां ऐसे गिर रही हैं मानो पतझड़ की बारिश हो रही हो, जबकि पेड़ लगभग नंगे हो चुके हैं। मैं मुंह फेर लेती हूं और फिर से उन्हें देखती हूं। पत्तियों का इस तरह गिरना केवल असामान्य नहीं है, यह असंभव है। गर्मियों के बीच में पतझड़ के बारे में किसने सुना है? पत्तियों को फुटपाथ पर इतनी अस्वाभाविक कोमलता से गिरते हुए देखना मेरी उस घबराहट को और बढ़ा देता है जो मैंने टैक्सी में जागने के बाद महसूस की थी। आखिरी बात जो मुझे याद है अपनी आंखें खोलने से पहले, वह ये थी कि मैं ऑफिस की खिड़की के पास धूप से सराबोर अपनी मेज पर बैठी थी। तभी अचानक लैंडलाइन फोन की घंटी बजने से मैं चौंक उठी थी। लिव सुन रही है, मैंने रिसीवर में कहा था, खिड़की से बाहर अद्भुत गर्मियों के आसमान को देखते हुए। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह सब एक धुंध की तरह था। इस पल तक मेरी सांस ठंडी हवा में एक बेचैन भूत की तरह तैर रही है। गर्मी एक झटके के साथ गायब हो चुकी है और मुझे एहसास होता है कि मौसम में कितनी कंपकंपी है। मैं इंटरकॉम का बटन
बार बार दबाती हूँ। हर बार मैं बटन पर अपनी उंगली थोड़ी ज्यादा देर तक रखती हूँ, जब तक कि आखिरकार रसोई की खिड़की में रोशनी नहीं जल जाती, जो बरामदे को रोशन कर देती है। मुझे सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। एमी, मुझे बहुत अफसोस है। मैं बोलना शुरू ही करती हूँ कि इमारत का दरवाजा खुल जाता है। दहलीज पर एमी नहीं खड़ी है, वहां दो अजनबी हैं। एक लंबी महिला जिसके सीधे बाल हैं, सुनहरे बाल, जो अभी अभी सैलून से आए हुए लगते हैं। उसने नीले खरगोशों के प्रिंट वाला पजामा पहना हुआ है, नंगे पैर जिन पर पेडिक्योर किया हुआ है। उसके बगल में एक लंबा गठीला आदमी खड़ा है, जिसके बिखरे हुए सुनहरे बाल हैं और उसी रंग की दाढ़ी है। उसने ग्रे रंग का स्पोर्ट्स पजामा और सफेद टी शर्ट पहनी हुई है, जिसे वह अपने पेट को खुजलाते हुए थोड़ा ऊपर उठा रहा है। तुम आधी रात को हमारे दरवाजे की घंटी क्यों बजा रही हो? महिला ने मुझे डांटते हुए पूछा। मुझे नहीं पता था कि एमी के यहाँ आज रात दोस्त रुकने वाले हैं। मैं उसके तेवर देखकर अवाक रह गई और बुदबुदाई। ये पहली बार नहीं है जब मैं घर लौट रही हूँ और मुझे पता चल रहा है कि मेरे अपार्टमेंट में अजनबी लोग रह रहे हैं। एमी एक शानदार डॉक्टर है, जो अपने बैच के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक थी। मैं उसे जान से ज्यादा चाहती हूँ, लेकिन वह कभी कभी बहुत भुलक्कड़ हो सकती है और मुझे उन चीजों के बारे में नहीं बताती जिन्हें वह तुच्छ समझती है, जैसे कि अपने गृहनगर के दोस्तों का हमारी लिविंग रूम के फर्श पर कुछ हफ्तों के लिए रुकना। मैं लिव हूं, मैंने अपना परिचय दिया। मुझे बहुत खेद है कि मैंने आपको जगाया। मैं घर की चाबियां भूल गई हूं। फिर से खुद को कोसते हुए मैंने अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाई। महिला अब भी मुझे अपनी उदास आंखों से घूर रही थी, इसीलिए मैंने घंटी बजाई। मेरी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती गई। उनमें से कोई भी रास्ते से नहीं हटा। उनके चेहरों के भावशून्य भाव मुझे परेशान करने लगे। खैर, मुझे लगता है कि मुझे ऊपर जाकर थोड़ा सो जाना चाहिए। दिन बहुत लंबा था। मैंने अपने गर्म अपार्टमेंट और अधिमानतः अपने आरामदायक बिस्तर पर जाने की इच्छा से एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही मैं दहलीज पार करने लगी, महिला ने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे अंदर न आने देने की कोशिश की। मैं दर्द से कराह उठी, क्योंकि दरवाजा मेरे पैर पर लगा। दर्द के बावजूद मैंने अपना पैर दहलीज से नहीं हटाया। अब तुम्हारा जाने का समय हो गया है, उसने मुझसे कहा। ये मेरा अपार्टमेंट है, मैंने दूसरी मंजिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम यहां रहते हैं, पुरुष ने प्रतिवाद किया। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं लगभग उसकी बात पर विश्वास ही करने वाली थी, जब तक कि मेरी नजर उस अनोखे टाइल्स वाले फर्श और गहरे रंग की लकड़ी से बनी मुड़े हुए किनारों वाली सीढ़ियों की रेलिंग पर नहीं पड़ी। ये इस समय की अनूठी निशानियां थीं, जिन्हें इमारत के ऐतिहासिक रंग रूप को बनाए रखने के लिए बचाया गया था। मैं यहाँ ऊपर एमी के साथ कई सालों से रह रही हूँ। एमी का नाम सुनते ही उसका चेहरा ऐसे चमक उठा, मानो उसने कोई जाना पहचाना नाम सुना हो। मैंने राहत की सांस ली। अब हम एक ही विषय पर बात कर रहे थे। एमी डेकर? उसने पूछा। हाँ, यह वही डॉक्टर है जिसकी डाक हमें मिलती है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, मानो मैं वहां खड़ी ही न हूं। मैं उसे बताना चाहती हूं कि एमी अभी भी यहीं रहती है, और मैं भी। मैंने अपनी जीभ को दबाया, यह समझते हुए कि आखिरी शब्द उन्हीं का होगा। आखिरकार मैं इस ठंडी सड़क पर खड़ी हूं। ऊपर अपार्टमेंट के आधे खुले दरवाजे से आने वाली हल्की गर्म रोशनी मुझे अपनी ओर खींच रही है।
मुझे वहां ऊपर जाने और अपनी जिंदगी को जारी रखने की तीव्र इच्छा सता रही है। एकमात्र तरीका यह है कि मैं उन्हें मुझे अंदर आने देने के लिए मनाऊं। इस सारी गड़बड़ी के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कितनी अजीब रात है। मैंने अपना पर्स और फोन खो दिया है और मैं ठंड से कांप रही हूं। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल करके अपने बॉयफ्रेंड मार्को को फोन कर सकती हूं ताकि वह आकर मुझे ले जाए? बाहर बहुत ठंड है। महिला ने मुझे जानलेवा नजरों से देखा। अगर मैं ठंड के कारण दहलीज पर ही मर जाती तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ज्यादा सहानुभूति दिखा रहा था। मैं उसकी तरफ बड़ी बड़ी विनती करती आंखों से देखती हूं। वह थोड़ा हिचकिचाया और फिर मुझे अंदर आने देने के लिए दरवाजे को धक्का दिया। उसकी गर्लफ्रेंड ने उस पर ऐसी नजरें डाली मानो खंजर घोंप रही हो, क्योंकि उसने घुटने टेक दिए थे। उसके पैर सीढ़ियों पर गुस्से में पटकते हुए ऊपर की ओर बढ़ गए। अध्याय दूसरा, बुधवार। 3:08 जैसे ही मैं अंदर कदम रखती हूं, मेरा सारा आत्मविश्वास ऐसे गायब हो जाता है मानो कोई गुब्बारा फूट गया हो। मैंने एक बहुत बड़ी और अफसोसजनक गलती कर दी थी। यह मेरा अपार्टमेंट नहीं है। बेशक इसका लेआउट, नक्शा बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अंदर का माहौल पूरी तरह से अलग है। अपार्टमेंट आइकेया के कैटलॉग के कवर जैसा लग रहा है। इसका इंटीरियर सफेद और प्राकृतिक रंगों के संयोजन में छोटी से छोटी चीजों तक सोच समझकर तैयार किया गया है। यहां तक कि रसोई की अलमारियां भी नई हैं। मेरी सागौन टीक की परखी हुई डाइनिंग टेबल, मेरा पुराना घिसा पिटा पर्शियन कालीन और मेरी रंग बिरंगी हाथ से बनी किताबों की अलमारी, जो किताबों और पत्रिकाओं के मेरे मिले जुले संग्रह से भरी रहती थी। यह सब एक न्यूनतम मिनिमलिस्टिक डिजाइनर ठाट से बदल दिया गया था। मैं माफी मांगने और वहां से जाने ही वाली होती हूं कि तभी मेरी नजर खिड़की के ठीक सामने वाले घर में रखे चमकीले रंगों से सजे फूलों के गमलों पर पड़ती है। मैं सालों से इस नजारे को देख रही हूं। यह निश्चित रूप से मेरा ही अपार्टमेंट है। सवालों के कारण मेरा सिर चकरा रहा है। ये लोग कौन है? मेरा सामान कहाँ है? सबसे जरूरी बात, हालांकि मैं इस बारे में मुश्किल से ही सोच पा रही हूं, मैं ये कैसे भूल गई कि मैं अब यहां नहीं रहती? शोना कहाँ है? मैं व्यावहारिक सवालों पर रुकते हुए पूछती हूं। कौन? मेरी बिल्ली। पिछली सर्दियों में एक एक आंख वाली भूरी बिल्ली घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। हम उसे एक शेल्टर, पशु आश्रय में छोड़ आए। आपने मेरी बिल्ली को मार डाला? मैं उनकी बेरहमी से खौफ खा गई। हमने उसे नहीं मारा, हमने उसे जानवरों के आश्रय गृह में दे दिया। आपके हिसाब से वे आश्रय गृह में आधी अंधी बिल्लियों के साथ क्या करते हैं? सुनो, महिला ने अधीरता से मेरी बात काटते हुए मुझे फोन पकड़ाया। हम दोनों को सोने जाना है। हम दोनों की सुबह जल्दी ऑफिस की मीटिंग्स हैं। अपने बॉयफ्रेंड को फोन करो और फिर नीचे जाकर सड़क पर उसका इंतजार करो। उसकी बात को अनसुना करते हुए मैं खुले दरवाजे से होकर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ती हूँ। अरे तुम वहां नहीं जा सकती, वह मेरे पीछे पीछे आते हुए चिल्लाती है। बांस के रेशों, बैम्बू फाइबर की मुड़ी तुड़ी चादरों वाला यह अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म बेड मेरा नहीं है। मेटेलिक फ्लोर लैंप और दीवार पर बना अमूर्त जेब्रा पैटर्न भी मेरा नहीं है। मैं बेड साइड टेबल पर रखी एक फोटो फ्रेम उठाती हूँ। फोटो में दिख रहे लोग मेरे लिए अजनबी हैं। इसे मत छुओ, वह मेरे हाथ से फ्रेम छीन लेती है। मुझे अचानक एहसास होता है कि
उसका चेहरा मेरे बहुत करीब है। उसकी त्वचा पर लाल धब्बे उभर आए हैं जो इस महिला की प्राकृतिक सुंदरता को पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। उसकी चीख मेरे सिर के अंदर एक गूंज पैदा कर रही है। आवाज तेज और तेज होती जा रही है और यह किसी रेडियोधर्मी प्रदूषण वाले क्षेत्र में गीगर काउंटर की तरह आवाज करने लगी है। ग्रांट, पुलिस को फोन करो, उसने आदेश दिया। मेरे दिमाग में चल रही आवाज अचानक बंद हो जाती है। आखिरी चीज जो मैं इस समय चाहूंगी वह है पुलिस से सामना होना। मुझे अच्छी तरह एहसास है कि वे मेरा पक्ष नहीं लेंगे। भले ही मैं उलझन में हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि स्थिति निश्चित रूप से मेरे पक्ष में नहीं है। मैं शायद ही पुलिस को यह समझा पाऊंगी कि क्या हो रहा है, जब मुझे खुद ही इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। रुकिए, मैं जोर से कहती हूं। जिसकी जरूरत थी वह हो गया। मैं जा रही हूं। मेरे पैर कांप रहे हैं। मैं गिरने से बचने के लिए रेलिंग को कसकर पकड़ लेती हूं और नीचे निकास द्वार की तरफ बढ़ती हूं। फिर कभी यहां मत दिखना। अगर मैंने तुम्हें यहां दोबारा देखा तो हम पक्का पुलिस को बुला लेंगे, महिला ने सीढ़ियों की लैंडिंग पर खड़े होकर कहा। मैं दरवाजा खोलकर ठंडी रात में बाहर निकल आती हूं। बरामदे की ऊपरी सीढ़ी पर बैठकर मैं इंटरकॉम पैनल के नीचे ईंट की दीवार पर टेक लगा लेती हूं और यह सोचने की कोशिश करती हूं कि आधी रात को अब कहां जाया जाए। मैं खुद को याद दिलाती हूं कि यह अब मेरा घर नहीं है। ऊपर रहने वाला जोड़ा जाहिर है पिछले कुछ समय से यहां रह रहा है। मेरा सिर उलझन से फटा जा रहा है। मैं अपनी जेबों को टटोलती हूं। क्या पता मैंने अपना फोन कहीं खिसका दिया हो। जीन्स की सामने वाली जेब में मुझे नकदी कैश का एक बंडल मिलता है। लंबे कार्डिगन की जेब में टी शर्ट में लिपटा हुआ कुछ रखा है। मैं टी शर्ट को अपने घुटने पर रखती हूं और सावधानी से उसे खोलती हूं। अंदर एक स्टेनलेस स्टील का चाकू है जो खून से सना हुआ है और खून इतना ताजा है कि मैं उसकी गंध महसूस कर सकती हूं। चाकू सीढ़ी पर गिर जाता है और कंक्रीट से टकराकर एक धात्विक खनक पैदा करता है। मुझे ब्लेड को छूने में भी घिन आ रही है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मैं इसे टी शर्ट से उठाती हूं और सब कुछ ईंट की दीवार के पास रखे एक कचरे के डिब्बे में फेंक देती हूं। अपनी आंखें बंद करके मैं सुनती हूं कि कैसे थोड़ी दूर पर गाड़ी के दरवाजे बंद होने की आवाज आती है। वह टैक्सी यात्रियों को उतार रही है। मैं सड़क के बीच में खड़ी होकर उस गाड़ी को हाथ देती हूं जो मेरी तरफ आ रही है और उसकी हेडलाइट्स गीली सड़क को रोशन कर रही हैं। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा जैसे ही मैं अंदर बैठती हूं। मैं उसे मार्को का पता देती हूं। हालांकि मुझे नहीं पता कि जब मैं आधी रात को उसके सामने पहुंचूंगी तो मार्को की क्या प्रतिक्रिया होगी। हमारे रिश्ते की कुछ स्पष्ट सीमाएं हैं। उनमें से एक यह है कि हम बिना किसी पूर्व सूचना या फोन किए एक दूसरे के घर नहीं जाते। हमारे पास एक दूसरे के अपार्टमेंट की चाबियां भी नहीं हैं। मैं खुद को दिलासा देती हूं कि मार्को यह नहीं चाहेगा कि मैं बिना किसी ठिकाने के इन अंधेरी सड़कों पर भटकती रहूं। शहर की रोशनी दूर चमक रही है, जबकि टैक्सी लगभग खाली सड़कों पर मुड़ रही है और रेडियो पर बिल्ली जोएल का उदास गाना गुड नाइट माई एंजल बज रहा है। जब हम एक स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरते हैं तो मेरी नजर अपनी हथेलियों के पिछले हिस्से पर लिखे शब्दों पर पड़ती है। मैं किसी भित्ति चित्र गैफ्टी वाली मानवीय ढाल जैसी दिख रही हूं। केवल कुछ ही संदेशों को पढ़ा जा सकता है।
ज्यादातर इतने मिट चुके हैं कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वे मुश्किल से ही दिखाई दे रहे हैं। उंगलियों के पोरों, नकल्स के ऊपर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से कुछ अक्षर लिखे हैं। मैं अपनी दोनों मुट्ठियों को एक साथ जोड़ती हूँ। अक्षरों को मिलाने पर एक वाक्य बनता है, सोना मत, डोंट स्लीप। अपनी दाईं कलाई के ऊपर मैंने एक नाम और पते की जगह लिखी है, नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल। मैं आगे की ओर झुकती हूँ और ड्राइवर से कहती हूँ कि मुझे वहीं ले चले। अध्याय 3, बुधवार, 3:44। मैं बार के दरवाजे के नक्काशीदार कांच पर अपना चेहरा सटाती हूँ, लेकिन नॉक्टर्नल नाम देखकर मेरी यादों में कुछ भी नहीं उभरता। आर्ट डेको शैली के मोटे शीशे के पीछे से धुंधले रंगीन धब्बे दिखाई दे रहे हैं, मानो कोई इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग जीवंत हो उठी हो। जब दरवाजा खुलता है तो बार के अंदर का शोर सड़क पर आ जाता है। रंगीन धब्बे जिन्हें मैंने कांच के पार देखा था, अब लंबे ओवरकोट पहने और गलों में स्कार्फ लपेटे लोगों के रूप में बदल जाते हैं। उनकी मतवाली आंखें गुजरती हुई टैक्सियों को ढूंढ रही हैं, जबकि वे शांत सड़क पर एक दूसरे से ऊंची आवाजों में बात कर रहे हैं, जो अब भी शांत नहीं हुई हैं। जैसे ही वे पास से गुजरते हैं, मैं दरवाजे के बंद होने से पहले उसे पकड़ लेती हूँ और एक अंधेरे गुफा जैसे कमरे में दाखिल होती हूँ, जो मध्यम रोशनी, हंसी के गूंजते शोर और गिलासों की खनखनाहट से भरा हुआ है। हम जल्द ही बंद करने वाले हैं, वेट्रेस ने इस तरह कहा, मानो वह मुझे जानती हो। वह लाल मखमली डोरी को खोलती है। जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ, वह डोरी मेरे पीछे गिर जाती है। दाईं ओर खाली मेजों वाला एक बंद रेस्टोरेंट क्षेत्र है। सफेद यूनिफॉर्म में एक सफाई कर्मी चुपचाप फर्श साफ कर रहा है, मानो वह सपने में नाच रहा हो। मैं 2 सीढ़ियां उतरकर चहल पहल वाले बार क्षेत्र में पहुंचती हूँ और मेज से उठ रहे 8 लोगों की भीड़ में खो जाती हूँ। उठते समय वे अपनी कुर्सियों को फर्श पर घसीटते हैं और लड़खड़ाते हुए बाहर निकलने के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। उनके जाने के साथ ही मुख्य शोर भी चला जाता है। कुछ पियक्कड़ बार के स्टूलों पर डटे हुए हैं, मानो किसी बसेरे पर बैठे हों और अपने गिलासों को उलट रहे हैं। उनमें से कोई भी बात नहीं कर रहा है। उनकी आंखें तरल से भरे गिलासों पर टिकी हैं, मानो यही उनकी शांति का एकमात्र जरिया हो। बार काउंटर के पीछे पिछली सदी के 30 के दशक का एक 3 दरवाजों वाला शीशा लगा है। मैं कार्निवल के शीशे, फन हाउस मिरर में खुद का एक विकृत रूप देखती हूँ। मेरे बाल बहुत लंबे हैं और मेरे प्राकृतिक भूरे रंग से कहीं ज्यादा काले हैं। अब यह कॉफी अमेरिकाना जैसा रंग है। मैं उन्हें एक छोटी में गूंथ लेती हूँ ताकि वे आड़े ना आए, और मुझे आश्चर्य होता है कि मैं यह कितनी कुशलता से कर पा रही हूँ, जबकि मैंने यह कभी नहीं सीखा था। गहरे रंग की फ्रेंच दाढ़ी, गोटी और सफेद शर्ट पहने हुए एक बारटेंडर, जिसकी आस्तीनें कोहनी तक मुड़ी हुई हैं और टैटू साफ दिख रहे हैं, बार स्टूल पर झुके हुए एक आदमी को ड्रिंक परोसता है। बारटेंडर सीधे मेरी तरफ देखता है और उसकी चौड़ी मुस्कान में एक गर्मजोशी भरी पहचान झलकती है। लिव! मैं इस बात से इतनी हैरान हूं कि वह अजनबी मेरा नाम जानता है कि मैं सहज रूप से पीछे मुड़कर देखती हूं। कहीं मेरी कोई हमनाम तो आसपास नहीं खड़ी है। मुझे पता था कि तुम बंद होने से ठीक पहले वापस आओगी। सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है, मानो वह पिछली बातचीत को ही आगे बढ़ा रहा हो। तुम्हें क्या दूं लिव? बाहर की तरफ से। शुक्रिया।
लेकिन मुझे सिर्फ पानी चाहिए। मैंने खाली पड़ी एक बार स्टूल पर बैठते हुए झिझकते हुए कहा, आज रात मैं नहीं पी रही हूं। कुछ घंटे पहले तो तुम ऐसा नहीं कह रही थी। वह मुस्कुराया और उसने मुझे बर्फीले पानी का एक गिलास थमाया। क्या मैं यहां पहले आई थी? बारटेंडर की आंखें मेरी उलझन को देखकर मजे से नाचने लगी। बिल्कुल, लगभग 10 बजे तुमने कुछ ड्रिंक्स लिए और फिर चली गई। अकेली? तुम किसी लड़के के साथ थी, लिव। उसने मेरी तरफ ध्यान से देखते हुए जवाब दिया। क्या तुम्हें याद नहीं है? एक घबराहट ने मेरे सीने को भींच दिया। इस समय जाहिर तौर पर यह बारटेंडर मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। शायद मैं यहां मार्को के साथ आई थी। हो सकता है हमने ड्रिंक की हो। इससे उस एहसास की व्याख्या हो सकती है, मानो मैं अपने शरीर से बाहर हूं, जो मुझे टैक्सी में जागने पर महसूस हुआ था। इस समय सब कुछ धुंधला है, मैंने समझाया। वह कैसा दिखता था? वह लड़का जिसके साथ मैं थी। जब तुम लोग जा रहे थे तब मैंने सिर्फ तुम्हारी पीठ देखी थी। यहां बहुत भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। तुम्हें तो पता ही है कि जब यहां कोई बैंड परफॉर्म करता है तो कैसा माहौल होता है। मैं समझदारी से मुस्कुराई। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं था, न तो बारटेंडर, न ही बार, और न ही वह आदमी जिसके साथ मैं शाम को बाहर गई थी। मैंने विषय बदलते हुए पूछा कि क्या मैं यहां पहले अपना पर्स या फोन छोड़ गई थी। पता चला कि वे गायब हो चुके हैं। मैंने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन जब हम बार बंद करेंगे तो मैं स्टाफ से पूछूंगा, और कल जब तुम आओगी तो तुम्हें बता दूंगा। उसने एक कॉकटेल बनाने के लिए शेखर में एक लिक्विड डालते हुए कहा। मैं बहुत गहराई से सोचने लगी। कल शाम की उन चंद जानकारियों को जोड़ने की कोशिश करने लगी जो बारटेंडर ने मुझे दी थी, कि मैं चौंक उठी जब उसने मेरे सामने कॉकटेल का गिलास रखा और मुझसे अपनी राय देने को कहा। यह जिन एंड टॉनिक पर एक नया नजरिया है। मैं टॉनिक की जगह जिंजर एल, अदरक का सोडा का इस्तेमाल कर रहा हूं। चक्कर देखो। जैसे ही ड्रिंक मेरे गले से नीचे उतरती है, मैं सिहर उठती हूं। पसंद नहीं आया? वास्तव में यह काफी अच्छा है, बस मैं आज पीने के मूड में नहीं हूं। मैं अपनी थकी हुई झंभाई को रोकती हूं। दीवार पर लगी पीतल की घड़ी बता रही है कि सुबह के लगभग 4 बजने वाले हैं। अब मेरा जाने का समय हो गया है। मुझे बहुत पहले ही सो जाना चाहिए था, मैंने मजाक में कहा। लेकिन इस समय तुम कभी नहीं सोती, उसने मुझे आश्वस्त किया। तो फिर मैं क्या करूं? तुम यहां बैठती हो, पीती हो, मुझसे बातें करती हो, मेरे नए कॉकटेल चखती हो, जो मन करे करो, बस सोती नहीं हो। क्यों? तुम्हें सोने से नफरत है, खासकर रातों को। मैनेजर घोषणा करता है कि बार 5 मिनट में बंद हो रहा है। मानो किसी आदेश पर सभी पियक्कड़ अपनी बची हुई ड्रिंक एक घूंट में खत्म करते हैं और एक कतार में मुख्य दरवाजे से सड़क पर निकल जाते हैं। मैं बारटेंडर से बात करने के लिए रुक जाती हूं, जबकि स्टाफ मेजों पर कुर्सियां उठा रहा है। तुम मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? तुम मुझे अपने सारे राज बताती हो, उसने मुझे चिढ़ाते हुए कहा। कौन से राज? जवाब देने के बजाय उसने मेरी उंगलियों के पोरों के ऊपर बॉल पॉइंट पेन से लिखे अक्षरों की तरफ इशारा किया, जो मिलकर सोना मत, डोंट स्लीप शब्द बना रहे थे। मैंने झेंपते हुए अपने हाथ छिपा लिए। मैं कभी कभी खुद को याद दिलाने के लिए लिख लेती हूं, मैंने झिझकते हुए समझाया। एक बुरी आदत है, बचपन से है। तुम ऐसा इसलिए करती हो ताकि कुछ भूल न जाओ। उदाहरण के लिए देखो, उसने मेरे हाथ पर लिखे उस शब्द की ओर इशारा किया
जिस पर लिखा था सोना मत, उसके ठीक नीचे जाग जाओ लिखा था, जो आस्तीन के नीचे लगभग छुपा हुआ था। लेकिन मुझे सोना क्यों पसंद नहीं है? तुम्हें डर है कि तुम नींद में क्या कर बैठोगी? उसने अपने कंधे से सफेद कपड़ा हटाया और बियर के गिलास को अच्छी तरह पोंछने लगा, जबकि मैं उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। कम से कम तुमने एक बार मुझसे यही कहा था। मैं नींद में ऐसा क्या कर सकती हूं? मैंने पूछा। तभी मुझे खून से सना वह चाकू याद आया। अध्याय 4, बुधवार, 7:35। डार्सी हॉलिडे भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी, जो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर पुलिस के घेरे के पास जमा थी। एक टेलीविजन टीम गश्ती कार के पास कैमरा और साउंड उपकरण सेट कर रही थी, जिसकी बत्तियां चमक रही थीं। एक पाउडर थोपी हुई महिला रिपोर्टर पास ही टहल रही थी और अपने शब्दों का अभ्यास कर रही थी। जब हॉलिडे पुलिस टेप की तरफ बढ़ी तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने दौड़ने वाले नीले शॉर्ट्स और गुलाबी लाइक्रा टॉप पहना हुआ था। सुबह की दौड़ के कारण उसका चेहरा लाल था और वह पसीने से तरबतीर थी। वह किसी भी अन्य जिज्ञासु धावक जैसी लग रही थी, जो यह देखने के लिए रुक गया हो कि क्या हो रहा है। रुकिए मत, यहां देखने लायक कुछ नहीं है, इमारत के चारों ओर लगे घेरे में से एक सिपाही ने आदेश दिया। हॉलिडे भीड़ के बीच से निकली और पुलिस टेप के नीचे से झुककर आगे बढ़ गई। मिस, आप आगे नहीं जा सकती, सिपाही चिल्लाया। वह उसका रास्ता रोकने ही वाला था कि तभी उसने जासूस डिटेक्टिव का बैज देखा, जो उसने आगे बढ़ाया था। जासूस उसके पास से गुजरी और इमारत के मुख्य द्वार में दाखिल हो गई। वह सुबह की दौड़ लगाते हुए थाने ही जा रही थी कि तभी वर्क चैट पर 53rd ईस्ट में एक हत्या का संदेश आया। कैप्टन ने पूछा था कि क्या कोई जासूस आसपास है। मैं इस जगह से एक ब्लॉक दूर हूं, उसने जवाब दिया था। हालांकि वह वहां से 3 ब्लॉक दूर थी। इसके बावजूद वह जासूस अभी भी सबके मुकाबले सबसे करीब थी। वह जाम के बीच से दौड़ती हुई आई थी, इस विश्वास के साथ कि वह अपराध स्थल पर पहुंचने वाली पहली जांचकर्ता होगी। 6 महीने के लिए मर्डर स्क्वाड हत्या जांच विभाग में ट्रांसफर होने के 2 महीने बाद भी हॉलिडे ने अपने किसी निजी केस पर काम नहीं किया था। उसके पास कोई स्थायी पार्टनर भी नहीं था। डार्सी विभाग में मदद के लिए एक अतिरिक्त जोड़ी हाथ की तरह थी, जिसे अन्य जासूसों की उनके मामलों में मदद करने के लिए तैनात किया गया था। वह जानती थी कि सब कुछ कैसे काम करता है। सब कुछ प्रतिष्ठा के इर्द गिर्द घूमता था। 2 महीने तक हॉलिडे ने अपना नाम बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। उसे लगा कि उसने यह कर दिखाया है, बहुत अच्छे से किया है। हॉलिडे ने 6 साल तक सेना में उत्कृष्ट सेवा दी थी और इस दौरान उसने कई बार इराक और अफगानिस्तान का दौरा किया था। सेवा से मुक्त होने के बाद वह न्यूयॉर्क पुलिस में शामिल हो गई। पहले 2 साल वह गश्ती दल में थी। कभी कभी वाइस स्क्वाड अनैतिक गतिविधि निरोधक दस्ते के साथ काम करती थी, जब उन्हें एक सजी धजी डिकॉय चारे की जरूरत होती थी। जासूस की परीक्षा पास करने के बाद उसने फॉरेंसिक में 5 महीने बिताए और फिर विशेष रूप से महत्वपूर्ण मामलों के विभाग में 5 महीने। उसका ट्रांसफर तब हुआ जब लंबी बीमारी की छुट्टी पर गए एक जासूस की जगह अस्थायी रूप से किसी को रखने की आवश्यकता थी। हॉलिडे के लिए मर्डर स्क्वाड में उसका काम गश्ती सेवा के उसके पहले साल की याद दिलाता था, जहां उसके सैन्य अनुभव और युद्ध के अनुभव के बावजूद उसे एक नौसिखिया समझा जाता था। इसलिए जब उसने देखा कि वह हत्या के स्थान के पास थी, तो उसने मामले को
सबसे पहले अपने हाथ में लेने का मौका लपक लिया। कौन सी मंजिल है? उसने अपना बैज दिखाते हुए दरबान कॉन्सियर्ज से पूछा। छठी। हॉलिडे लिफ्ट का इंतजार न करने के लिए सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। छठी मंजिल की सीढ़ियों पर उसने अपने बैग की चेन खोली, जिसमें से उसने न्यूयॉर्क पुलिस के अधिकारी की शर्ट और नीली नायलॉन की ट्रैक पैंट निकाली, जो वह ऐसे ही मौकों के लिए रखती थी। उसने कपड़े बदले, अपनी उंगलियों से अपने शाहबलूत, चेस्टनट जैसे भूरे बालों को कंधों तक संवारा और फिर सीढ़ियों का दरवाजा खोलकर गलियारे में आ गई, जहां एक सिपाही पुलिस टेप से सील किए गए एक अपार्टमेंट के पास एक लाल बालों वाली महिला से पूछताछ कर रहा था। वह महिला भारी पूर्वी यूरोपीय लहजे के साथ टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कर रही थी। हॉलिडे ने अंदाजा लगाया कि लाश मिलने के बाद इसी महिला ने 911 पर कॉल किया था। सफाईकर्मी का नाम ओल्गा कुजनेत्सोव है। कश्ती दल के सिपाही ने हॉलिडे को एक तरफ ले जाते हुए कहा ताकि वह जल्दी से विवरण जान सके। उसने नाम का गलत उच्चारण किया था। वह कहती है कि वह सुबह 7:30 बजे सफाई करने आई थी। उसने बिस्तर पर एक मृत आदमी को पाया। ऐसा लगता है कि वह हफ्ते में 1-2 बार इस अपार्टमेंट की सफाई करती है। मालिक यहाँ कुछ ही रातें रुकता है, बाकी समय वह इसे एयरबीएनबी या किसी ऐसी ही वेबसाइट पर किराए पर देता है। हॉलिडे सफाई कर्मी की तरफ मुड़ी। क्या मृत व्यक्ति ही मालिक है? मैंने इससे पहले कभी मालिक को नहीं देखा। जब मैं सफाई करने आती हूं तो वह हमेशा काम पर होते हैं। दरबान मुझे चाबियां देता है। काम खत्म करने के बाद मैं चाबी वापस दे देती हूँ, ओल्गा ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में समझाया। उसके पास सफाई कर्मी की गाड़ी खड़ी थी। ओल्गा ने उन्हें बताया कि वह एक ऐसी कंपनी के लिए काम करती है जो अल्पकालिक किराए पर दिए जाने वाले अपार्टमेंट्स के लिए सफाई सेवाएं प्रदान करती है। ओल्गा, क्या आपने अपार्टमेंट से कुछ बाहर निकाला? तौलिए, चादरें, कचरा या कुछ और? हॉलिडे ने पूछा। मैंने रसोई से एक बैग बाहर फेंका था। उसने लिफ्ट के पास बने कचरा फेंकने वाले पाइप, ट्रैश शूट की ओर इशारा किया। उससे पूछताछ कर रहे पुलिस अधिकारी ने दबी जुबान में आह भरी। वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। उसे ओल्गा के साथ नीचे कचरा इकट्ठा करने वाले रूम, कचरा घर में जाना होगा ताकि वह उस बैग की पहचान कर सके जो उसने फेंका था। हॉलिडे ने अपने बैग से अपराध स्थल पर काम करने वाले दस्ताने निकाले, उन्हें पहना और पैरों में शू कवर डाले। दूसरा सिपाही सील किए गए अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा था। क्या कोई और जासूस आया है? हॉलिडे ने क्लिपबोर्ड लेते हुए और दस्तखत करते हुए पूछा। आप पहली हैं, उसने जवाब दिया। हॉलिडे ने अपनी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकाला और टेप के नीचे से झुककर अपार्टमेंट में दाखिल हो गई। वहां से अमोनिया की तीखी गंध आ रही थी। पोंछा लगाने के बाद फर्श पर लगी संगमरमर की टाइलें अभी भी गीली थीं। लिविंग रूम की शीशे जैसी दीवारों पर सफाई के घोल की लकीरें सूख रही थीं। ऐसा लगता है कि ओल्गा ने लाश मिलने से पहले ही अपार्टमेंट साफ कर दिया था। उसने प्रवेश द्वार पर खड़े सिपाही को चिल्लाकर कहा। उसने बेडरूम में जाने से पहले लिविंग रूम और रसोई की सफाई की थी। वहीं उसे वह लाश मिली, बिस्तर पर, जिसकी छाती में एक छेद था। बेडरूम का दरवाजा ढकेलो, तुम उसे देख लोगी। अपार्टमेंट का आकार एक होटल के कमरे जैसा था और उतना ही साधारण भी। एक छोटी रसोई जो कमरे से जुड़ी हुई थी। वहां एल आकार का एक धूसर ग्रे चमड़े का सोफा और एक गोल कॉफी टेबल थी
और उसके नीचे एक मोटे रोए वाला कालीन था जिसे अभी अभी वैक्यूम किया गया था। दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन का टीवी टंगा था। रसोई के काउंटर के पास धातु की 2 बार स्टूल रखी थी। यह अपार्टमेंट डाइनिंग टेबल के लिए बहुत छोटा था। बेडरूम का दरवाजा खोलने से पहले हॉलीडे ने साफ सुथरे पोंछे गए फ्रिज के साथ लिविंग रूम और रसोई का वीडियो बनाया। फ्रिज के अंदर होल फूड्स के सलाद और कटे हुए फलों के डिब्बे, तरह तरह के योगर्ट और आधी पी हुई संतरे के जूस की बोतल थी। सिंक के पास 2 धुले हुए और सूखने के लिए रखे गए लंबे गिलास थे। एक और सबूत गायब हो चुका था। धत्त तेरे की, 1 मिनट का भी चैन नहीं है, हॉलीडे बड़बड़ाई। उसने अपने मुंह में एक मिंट च्युइंग गम डाली, उसे चबाया और फिर बेडरूम का दरवाजा ढकेला। उसने खुद के कमरे में प्रवेश करने का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए फोन को अपने सामने रखा जहां हत्या की गई थी। अंदर कदम रखते ही हॉलीडे को छत के पंखे से आती ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पंखा बंद नहीं किया, न ही उसने कमरे की बत्ती जलाई। जब तक फॉरेंसिक टीम आधिकारिक तौर पर हर चीज की तस्वीर न ले ले, तब तक किसी भी चीज को छूना मना था, ताकि यह बिल्कुल वैसा ही रिकॉर्ड हो जैसा वह पाया गया था। कमरे में खींचे गए ब्लाइंड्स, पर्दों के कारण हल्का अंधेरा छाया था। हॉलीडे इतना साफ देख पा रही थी जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि पीड़ित एक पुरुष था जिसकी उम्र लगभग 30 के आसपास रही होगी। तेजी से घूमता पंखा उसके बालों को बिखेर रहा था, मानो वह अब भी जीवित हो। हॉलीडे उसे पास से देखने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। उसकी चौकोर जबड़े वाली गालों के गड्ढे यह इशारा कर रहे थे कि जब वह मुस्कुराता होगा तो उसके डिंपल पड़ते होंगे। उसका जबड़ा किसी मजबूत इंसान जैसा चौकोर था। उसकी नाक चील जैसी नुकीली थी। उसके होंठ निश्चित रूप से नीले पड़ चुके थे। काले बॉक्सर शॉर्ट्स को छोड़कर वह पूरी तरह नग्न था। कपड़े फर्श पर एक ढेर में पड़े थे। छाती पर लगा एक भयानक घाव यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि हत्या का हथियार कोई नुकीली चीज थी, संभवतः एक चाकू। अपराध स्थल की सरसरी जांच करने पर हॉलीडे को वह कहीं नहीं दिखा। उसने अनुमान लगाया कि पीड़ित की मौत तुरंत हो गई होगी। इससे उसके होठों की शांति समझ में आती थी, जिसके आसपास खून के कोई खास छींटे नहीं दिख रहे थे। जब किसी को बेरहमी से चाकू मारा जाता है तो कोई भी इतना शांत नहीं दिखता। उसे आसपास ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे पीड़ित की पहचान हो सके। न तो बेड साइड टेबल पर कोई बटुआ था और न ही कोई फोन। टेबल के दराज खाली थे। तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? आज सुबह तो ट्रैफिक मीलों लंबा लगा हुआ था। हॉलीडे मुड़ी और उसने मेडिकल एग्जामिनर, शव परीक्षक डॉक्टर फ्रैंकलिन को बेडरूम में आते देखा। जब कॉल आया तब मैं सुबह की दौड़ पर थी, हॉलीडे ने कहा। वह फ्रैंकलिन को तब से जानती थी जब वह फॉरेंसिक विभाग में काम करती थी। क्या तुम अभी भी दौड़ती हो? उन्होंने पूछा। 9.5 किलोमीटर रोज, हफ्ते में 5 बार। और आप? घुटने के ऑपरेशन के बाद छोड़ दिया। डॉक्टर फ्रैंकलिन का संजीदा चेहरा थोड़ा सिकुड़ा जब उन्होंने कमरे में 3 अलग अलग जगहों का तापमान मापा। वह अपनी सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट के करीब थे और उन्होंने कपड़ों के निर्धारित नियमों का पालन करने की कोशिशें छोड़ दी थीं। इस समय उन्होंने हमेशा की तरह एक पोलो शर्ट और चिनोस पैंट पहनी हुई थी, न कि कोई सूट और टाई। ऐसा लग रहा था मानो वह गोल्फ का मैच बीच में ही छोड़कर हत्या के स्थान पर चले आए हों।
मेरा मानना है कि जब पीड़ित मिला तब छत का पंखा चल रहा था। उन्होंने पूछा, इससे मेरी मौत के समय की गणना प्रभावित हो सकती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम सफाई कर्मी से एक बार फिर पूछेंगे, हॉलिडे ने कहा, और फ्रैंकलिन द्वारा शव की जांच किए जाने के दौरान वह बेडरूम से जुड़े बाथरूम की तरफ देखने लगी। फर्श पर फैला पानी ये इशारा कर रहा था कि किसी ने हाल ही में हाथ मुंह धोया था। सिंक में एक लंबा काला बाल पड़ा था। जब फोरेंसिक टीम अपराध स्थल का निरीक्षण करेगी तो वे इसे उठा लेंगे। आपको क्या लगता है इसकी मौत कब हुई होगी? हॉलिडे ने बाथरूम की कैबिनेट खोलते हुए पूछा। छत का पंखा कमरे को ठंडा रख सकता था और सड़न की प्रक्रिया को धीमा कर सकता था। इसलिए मेरा मानना है कि उसकी मौत सुबह 6 से 9 के बीच हुई होगी। बाद में मैं और सटीक गणना करूंगा। मौत का कारण जाहिर तौर पर दिल में लगी एक गहरी चोट है, इसलिए खून बहुत ज्यादा नहीं बहा। ऐसा लगता है कि उसका दिल अपनी धड़कन के बीच में ही रुक गया था। क्या तुम्हें पीड़ित के बारे में कुछ अजीब नहीं लग रहा? हॉलिडे ने रहस्यमयी लहजे में पूछा। उसकी छाती में हुए इस बड़े छेद के अलावा? उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया, इससे पहले कि वह समझ पाते कि हॉलिडे गंभीर थी। तुम्हें क्या परेशान कर रहा है जासूस? मुझे लगता है कि जब उसकी हत्या की गई तब वह सो रहा था। तुम्हें लगता है कि वह नशे में था? मैं कहूंगी कि इसकी पूरी संभावना है। शरीर पर न तो कोई नील है और न ही खरोंच। हाथापाई का कोई निशान नहीं है। पीड़ित कम से कम 180 सेंटीमीटर लंबा है। वह अच्छी शारीरिक स्थिति में था। ऐसा मजबूत आदमी किसी शैतान की तरह लड़ सकता था। हॉलिडे पीड़ित के पास बैठी और अपने फोन की टॉर्च से उसके हाथों और नाखूनों की जांच की। वहां कोई ऐसे दृश्य घाव नहीं थे जो आत्मरक्षा के दौरान आ सकते थे। मुझे नाखूनों या मुक्कों पर कोई चोट नहीं दिख रही है। मुझे पूरा यकीन है कि उसने कोई विरोध नहीं किया। वह खड़ी हुई और एक कदम पीछे हटते हुए किसी चीज से टकरा गई जो ईंट की दीवार जैसी महसूस हुई। वह कोई ईंट की दीवार नहीं थी। वह डिटेक्टिव जैक लावेल थे। वह मर्डर स्क्वाड के एक अनुभवी पुलिस वाले की थकी हुई नजरों से अपराध स्थल का जायजा ले रहे थे, जिन्होंने अपने 15 साल के करियर में इतनी हत्याएं देखी थीं कि वे उन्हें गिन भी नहीं सकते थे। उन्होंने जीन्स और भूरे रंग की चमड़े की बॉम्बर जैकेट पहनी हुई थी। वह भी अपनी शिफ्ट शुरू करने के लिए थाने ही जा रहे थे जब उन्हें यह कॉल मिली थी। हॉलिडे ने अपने दांत भींचे। वह उस चीज के लिए लड़ने को तैयार थी जिसे वह अपना मानती थी। वह इस केस को सिर्फ इसलिए हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी क्योंकि एक पुराना जासूस यहाँ टहलते हुए आ गया था और इसे चुराना चाहता था। डिटेक्टिव लावेल, उसने मधुरता से कहा, मुझे लगता है कि आप बस यही देखने आए हैं कि क्या आपकी मदद की जरूरत है। मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं, जासूस, उन्होंने बिना हिले डुले कहा। अच्छा, मुझे लगता है कि आप वापस थाने जा रहे हैं। मैं नहीं जा सकता। क्यों? कैप्टन चाहते हैं कि मैं आपके साथ इस केस पर काम करूं। लावेल ने जवाब दिया, एक पार्टनर के तौर पर। उन्होंने हॉलिडे के गुस्से से चमकती आंखों को देखकर जोड़ा, मुझे लगा था कि आप अकेले काम करते हैं। बात तो यही है। उन्होंने घुटनों के बल बैठते हुए कहा ताकि पीड़ित को करीब से देख सकें।
लेकिन मुझे हमेशा वो नहीं मिलता जो मैं चाहता हूं। मुझे मामले की जानकारी दो। क्या पीड़ित की पहचान हो पाई है? अभी तक नहीं। हॉलिडे ने एक झुंझलाहट भरे ठहराव के बाद जवाब दिया। मुझे न तो कोई बटुआ मिला है और न ही मोबाइल फोन। लाश सफाई कर्मी को मिली थी। हमारा मानना है कि पीड़ित ने यह अपार्टमेंट एयरबीएनबी या किसी ऐसी ही वेबसाइट से किराए पर लिया था। सफाई कर्मी आमतौर पर उन दिनों नहीं आती जब अपार्टमेंट किराए पर होता है। शायद आज सुबह मालिक सफाई रद्द करना भूल गया था। कुछ और? उन्होंने पूछा। हॉलिडे बिस्तर के दूसरे छोर पर गई और लाश के पास वाले तकिए पर टॉर्च की रोशनी डाली। मुझे लगता है कि वह अकेला नहीं था। उसने तकिए पर सिर के दबाव से बने गड्ढे पर रोशनी टिकाते हुए कहा। कोई उसके साथ बिस्तर पर लेटा था। बहुत संभव है कि कोई महिला हो। महिला ही क्यों? टॉर्च की रोशनी से उसने तकिए पर पड़े एक अकेले लंबे बाल को चमकाया। जब फॉरेंसिक टीम आएगी तो वे इसे उठा लेंगे। बिस्तर के पास की मेज पर वाइन की एक आधी खाली बोतल रखी थी। वहां कोई गिलास नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने सीधे बोतल से पी थी। लैब वाले जल्द से जल्द इस बोतल की जांच करेंगे। मैं उनसे उंगलियों के निशान और डीएनए की जांच करने को कहूंगी। हो सकता है कि बोतल के मुंह पर लार का कोई अंश बचा हो। हमें एक टॉक्सिकोलॉजी विश्व विज्ञान रिपोर्ट की भी आवश्यकता होगी। हॉलिडे ने बात आगे बढ़ाई। टॉक्सिकोलॉजी क्यों? मुझे लगता है कि पीड़ित नशे में था। इससे आत्मरक्षा के घावों की अनुपस्थिति साफ हो जाएगी। हमें अपार्टमेंट के मालिक का नाम पता करना होगा और यह जानना होगा कि इसे किसने किराए पर लिया था। हॉलिडे ने कहा, हमें उन लोगों को भी खोजना होगा जिन्होंने हो सकता है कि पास के किसी कचरे के डिब्बे में हत्या का हथियार फेंका हो। और इसके अलावा सुरक्षा कैमरों की फुटेज भी इकट्ठा करके देखनी होगी। मुझे यकीन है कि इस इमारत में ऐसे कैमरे बहुत सारे होंगे। जब मैं ऊपर आ रहा था तो मैंने दरबान से मालिक का नाम और विवरण ले लिया था। लावेल ने जवाब दिया। मालिक हांगकांग के लिए उड़ान भर चुका है। वह बिजनेस ट्रिप पर है। मैंने गश्ती दल की एक टीम से बात की है। वे इस नियमित काम में हमारी मदद करेंगे। तभी सड़क पर एक अचानक आई गड़गड़ाहट ने उन्हें फॉरेंसिक टीम के आगमन की सूचना दी। हॉलिडे और लावेल लिविंग रूम में इंतजार करने लगे, जबकि फोटोग्राफर और फॉरेंसिक विशेषज्ञ बेडरूम की तस्वीरें ले रहे थे। बाकी लोग लिफ्ट के पास गलियारे में उपकरण सेट कर रहे थे। डिटेक्टिव हॉलिडे, दरवाजों में से किसी ने आवाज दी। हॉलिडे दरवाजे की तरफ बढ़ी, जहां वही सिपाही जो सफाई कर्मी के साथ कचरा घर में नीचे गया था, अपने दस्ताने वाले हाथ में एक सफेद प्लास्टिक का बैग हिला रहा था। हमें कैसे पता कि यह वही कचरा है जिसे सफाई कर्मी ने फेंका था? हॉलिडे ने कचरे के बैग की गांठें खोलते हुए और अंदर झांकते हुए पूछा। ओल्गा 100% आश्वस्त है। वह अपने बयानों में इस बात का जिक्र करेगी। उसने कहा था कि कचरा बहुत कम था। यही एकमात्र बैग था जो उसके बताए विवरण से मेल खा रहा था। हॉलिडे ने दस्ताने पहने हाथ से बैग के अंदर के कचरे को टटोला। वहां एक सेब का टुकड़ा और उसी ब्रांड के योगर्ट का एक खाली कप था जो फ्रिज में रखा था। बैग के नीचे छोटे छोटे पीले रंग के मुड़े हुए नोटपैड के पन्ने थे। एक कागज पर काले मार्कर से लिखा था, सोना मत। दूसरे पन्नों पर भी उतने ही अजीब संदेश लिखे थे। दरवाजा मत खोलना, फोन मत उठाना। डिटेक्टिव हॉलिडे, आपका यहां आना बेहतर होगा। लावेल ने आवाज दी। आप इसे देखना चाहेंगी। उसने कचरे का बैग सबूत इकट्ठा करने वाले फॉरेंसिक विशेषज्ञ को सौंप दिया और बेडरूम में लावेल के पास आ गई। जब वह
बेडरूम की जांच कर रही थी, तब फोटोग्राफर ने चादर हटा दी थी ताकि पीड़ित की लाश की तस्वीरें लेना जारी रख सके। बिना चादर के अब पीड़ित के पैरों के तलवे साफ दिखाई दे रहे थे। वे कटे हुए थे और खून से लथपथ थे। पैरों के तलवों पर अनगिनत कट लगे हैं। लाविल ने पुष्टि की, अजीब है, पीड़ित के पैरों के तलवों को इतनी बेरहमी से काटने का क्या मतलब था, जबकि उसके शरीर पर केवल एक ही घाव किया गया था। हॉलिडे घावों को करीब से देखने के लिए पैरों के पास बैठ गई। ऐसा लग रहा है मानो हत्यारा यह तय नहीं कर पा रहा था कि वह खुद को रोक पाए या नहीं। हो सकता है कि हत्यारे को पैरों का कोई जुनून, फुट फेटिश हो, लावेल ने अनुमान लगाया, वरना तलवों के चिथड़े उड़ाने की क्या जरूरत थी खून निकालने के लिए। हॉलिडे खड़ी हो गई। उसकी आंखें बेडरूम का मुआयना करने लगीं। हत्यारे को उसके खून की जरूरत थी। हत्यारे को उसके खून की क्या जरूरत रही होगी? फोटोग्राफर ने पूछा। वह झुका और पीड़ित के पैरों के तलवों का क्लोजअप शॉट लेने के लिए अपने लेंस को झूम करने लगा। हॉलिडे जवाब की तलाश में बिस्तर के चारों ओर टॉर्च की रोशनी चमकाने लगी। रोशनी की किरण धूसर मखमली कालीन पर खून की एक छोटी सी बूंद से टकराई और फिर उसके आगे एक और एक और बूंद दिखी। यह निशान ब्लाइंड्स, पर्दों की तरफ जा रहा था। हॉलिडे ने पर्दे की डोरी खींची और उन्हें ऊपर उठाया, जिससे पूरी दीवार जितनी बड़ी खिड़की सामने आ गई। कांच पर खून से लिखा संदेश साफ कह रहा था, कंसोर्टियम, कंसोर्टियम। जैसे ही फोटोग्राफर ने शॉट लिया, कैमरे की फ्लैश ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। ये तो कोई बकवास लगती है, उसने कहा। ये एक दर्पण लेख, मिरर राइटिंग है। इसे उल्टा लिखा गया है ताकि इसे सड़क से आसानी से पढ़ा जा सके। हैलिडे ने उत्तर दिया। और यहाँ क्या लिखा है? फोटोग्राफर ने कुछ तस्वीरें लेते हुए पूछा। यहाँ लिखा है, जागो। 6ठा अध्याय, बुधवार, 8:35। मेरे पैरों के पास कबूतर गुटरगू कर रहे हैं, जबकि मैं पार्क की बेंच पर झपकी ले रही हूं। मेरा शरीर एक पेंडुलम की तरह इधर उधर डोल रहा है। जैसे ही मैं नींद में डूबती हूं, मुझे अचानक झटका लगता है और मैं जाग जाती हूं, और फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। इस पूरे समय मुझे एक अजीब सी बेचैनी घेरे हुए है, जैसे कुछ गलत हो। मैं फायर इंजन के सायरन की आवाज से चौंक जाती हूँ। मैं अपनी आंखें खोलती हूँ और तुरंत सूरज की रोशनी से अंधी हो जाती हूँ। अपना चेहरा हाथ से ढकते हुए मैं बार बार आंखें झपकाती हूँ, जब तक कि मेरी आंखें तेज रोशनी की आदी न हो जाए। भ्रम की स्थिति वैसे ही गायब हो जाती है, जैसे चकाचौंध में उभरी हुई आकृतियां किसी फटे हुए गुब्बारे की तरह गायब हो जाती है। मैं वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में हूँ। ये आर्क, मेहराब, मुझे यही बताता है। मैं अक्सर गर्मियों में यहाँ कॉफी पीने और धूप का आनंद लेने आती हूँ, इससे पहले कि मैं उस मनोरोग अस्पताल की ओर जाऊं जिसके पास मेरा कार्यालय है। मेरी गोद में एक कागजी थैला है जिसमें संतरे के मफिन के टुकड़े बचे हैं, और एक खाली कॉफी का कप है जिसकी ढक्कन पर दूध की सूखी परत जमी है। यह मेरा सामान्य नाश्ता है। बस एक चीज की कमी है, मेरा फोन, जिसे मैं यहाँ आने से पहले दिन भर की लगातार फोन कॉल से आराम पाने के लिए आमतौर पर अपनी मेज पर छोड़ आती हूँ। अब जब मेरी आंखें रोशनी की आदी हो गई हैं, तो मैंने गौर किया कि ग्रे आसमान में एक भी नीला टुकड़ा नहीं दिख रहा है। इधर उधर देखने पर मुझे और भी विसंगतियां दिखाई देती हैं। लोग स्कार्फ और बटन लगे कोट पहने
पार्क के रास्तों पर चल रहे हैं या फिर फीके रंगों के स्वेटर पहने हुए हैं जो उनके उदास चेहरों पर शोभा नहीं दे रहे। पेड़ों पर रसीली गर्मियों की पत्तियां नहीं हैं, बिल्कुल इसके विपरीत डॉगवुड, किजिल और एल्म, वल्म के पेड़ नाजुक टहनियों के समूह जैसे दिख रहे हैं जो मुरझाने की आखिरी कगार पर हैं। सूखी पत्तियों के ढेर रास्तों पर बिखरे पड़े हैं। वे उस हवा से उड़ाए गए हैं जो आने वाली सर्दी की ठिठुरन से भरी है। मैं इस बात से हैरान हूं कि पहले ही लगभग सर्दी का मौसम आ गया है, क्योंकि मुझे उस बेंच पर जागने से पहले की अपनी आखिरी याद कुछ ऐसी है। मैं अपनी ऑफिस की खिड़की के पास धूप से सनी मेज पर बैठी थी, लैपटॉप पर टाइप कर रही थी और बाहर एक शानदार गर्मियों का दिन था। लैंडलाइन फोन जोर से बजा। लिव सुन रही है, मैंने रिसीवर पर कहा, और अब मैं यहां बेंच पर जाग रही हूं। मैं अपनी आंखें झपकाती हूं, नींद के बचे खुचे अवशेषों को तोड़ने की कोशिश कर रही हूं, जो शायद मेरे भ्रम का कारण है। ठंड के कारण मुझे अपने हाथ महसूस नहीं हो रहे हैं। रक्त संचार बहाल करने के लिए मैं अपनी मुट्ठियां भींचती और खोलती हूं। ऐसा करते समय मैंने देखा कि वे लिखावट से भरे हुए हैं। बचपन में मैं अपने हाथों पर लिखा करती थी, जब तक कि माँ ने दूसरे पति से शादी नहीं कर ली। मुझसे अलग रैंडल की बेटी स्टेसी हमेशा स्कूल से साफ सुथरी लौटती थी। स्टेसी कभी भी अपनी हथेलियों के पिछले हिस्से पर नहीं लिखती थी और न ही उन पर अजीब औगरीब चित्र बनाती थी। उसके बालों की चोटी हमेशा संवरी हुई होती थी। तुम स्टेसी जैसी क्यों नहीं बन सकती? माँ मुझसे पूछती थी, मुझे हाथ धोने के लिए बाथरूम भेजते हुए। अपने हाथों पर न लिखने की कोशिश करो लिव, तुम भी एक लड़की हो। वह मुझसे अपने उस दक्षिणी लहजे में कहती थी जिसे उसने रैंडल के देहाती परिवेश में घुलने मिलने के लिए अपना लिया था। ये उसकी पिछली जिंदगी की एक गूंज थी, जब वह एक सिंगल मदर के तौर पर जर्सी के एक रेस्तरां में टेबल सर्व करती थी, जो दावा करता था कि वहां ईस्ट कोस्ट की सबसे अच्छी स्टेक मिलती है। वहीं मां की मुलाकात रैंडल से हुई थी। वह काम के सिलसिले में वहां स्टेक खाने आया था। मां ने उसकी टेबल सर्व की थी। 3 हफ्ते बाद उन्होंने शादी कर ली। मैंने गुलदस्ता पकड़ा था। मैंने उनकी हर शादी में गुलदस्ता पकड़ा था। मां द्वारा मेरी हाथों को कुरेदने की आदत को ठीक करने की कोशिशों के बावजूद ऐसा लगता है कि यह आदत मेरे पास वापस आ गई है। मैं अपनी त्वचा को सजाने वाली नीली और काली स्याही से बनी सर्पिल आकृतियों को गौर से देखती हूं। मेरे स्वेटर की आस्तीन के नीचे एक रेखा जा रही है। प्रत्येक हड्डी के नीचे अक्षर लिखे हैं जो एक शब्द बनाते हैं, MTSOO। कलाई पर लिखा है, मत सो, मैं सब कुछ भूल जाती हूं जब मैं सो जाती हूं। मैंने इसे जोर देने के लिए 2 बार रेखांकित किया है। मैं यहीं पार्क की बेंच पर सो गई थी। मैं खुद से ही सवाल पूछे बिना नहीं रह सकती कि मैंने आखिर क्या भुला दिया है। झाड़ियों में सरसराहट से कबूतर डर जाते हैं और वे पंखों के फड़फड़ाने और गिरते हुए परों के बीच उड़ जाते हैं। मुझे महसूस होता है कि इस सारी हलचल के बीच कोई मुझे डरावने तरीके से देख रहा है। जो कोई भी था वह गायब हो गया जैसे ही पक्षी उड़ गए। मैं खतरे में हूं, मुझे अंदर से महसूस हो रहा है। मैं उठती हूं, पार्क से भागती हूं और केवल अपने ऑफिस के प्रवेश द्वार के फुटपाथ पर रुकती हूं। मैं लोगों को देखने के लिए रुक जाती हूं।
जो रिवॉल्विंग दरवाजों में ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी कथाई मशीन, स्पिनिंग मशीन में हो। मैं उनके साथ नहीं जुड़ती। मैं इतनी स्तब्ध हूं कि मैं अपने ऑफिस तक ऊपर नहीं जा पा रही। सड़क के नीचे एक कैफे है जहां मैं आमतौर पर दोपहर का भोजन खरीदती हूँ। मैं शांत होने के लिए कॉफी पीने का फैसला करती हूँ। कोने पर पहुंचकर मैं देखती हूँ कि कैफे बंद है। उसकी खिड़कियां लकड़ी के तख्तों से बंद है। पास ही मेरी नाई की दुकान, हेयर सैलून है। मैं अंदर कूदती हूँ, किसी परिचित चेहरे को देखने की अवर्णनीय इच्छा से प्रेरित होकर। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बालों के रोलर को ठीक करती हुई एक महिला पूछती है। स्टेसी यहाँ है? स्टेसी शादी के बाद मियामी चली गई। स्टेसी की शादी हो गई? मैंने हैरानी से पूछा। मैं स्टेसी को न केवल एक नाई बल्कि एक दोस्त भी मानती थी। स्टेसी ने शादी के बारे में कुछ नहीं कहा था जब उसने आखिरी बार मेरे बाल काटे थे। ये तो काफी पहले की बात है, वह कहती है। क्यों? क्योंकि आपने काफी समय से अपने बाल नहीं कटवाए हैं। मेरी नजर नाई की दुकान के पीछे खड़ी लंबे बालों वाली महिला पर पड़ती है। एक सेकंड के लिए मैं इस महिला के अचानक प्रकट होने से हैरान रह जाती हूँ। फिर मुझे एहसास होता है कि यह महिला मैं हूं। मैं खुद को मुश्किल से पहचान पा रही हूं। मेरा वजन कम हो गया है, मेरे बाल बहुत लंबे हैं और उनका रंग मेरे प्राकृतिक शेड से गहरा है। मैं अनिश्चित भाव से अपने बालों को उंगलियों के बीच से गुजारती हूं। नाई मेरे इशारे को गलत समझती है। मेरे पास अभी समय है, अगर आप बाल कटवाना चाहती हैं। मुझे यह विचार पसंद आता है। शायद अगर मैं फिर से खुद जैसी दिखने लगूं, तो वास्तविकता का वह बुलबुला जिसने मुझे घेर लिया था जब मैं पार्क में जागी थी, वह फूट जाएगा। वह मुझे सिंक वाली कुर्सी पर बैठाती है, मेरा सिर पीछे करती है और पानी की फुहारों के साथ एक शोर होता है। ऊपर लटकी हुई झूमर की ज्यामितीय आकृतियां छत पर दौड़ती हैं, मुझे सम्मोहित कर रही हैं, जबकि नाई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।